हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग देखा था हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वालिटी और स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक होल्स, यानी कि गुण और संरचना ब्लैक होल्स के। तो सबसे पहले बात करें तो नो हेयर पर मैं यह मानता है कि एक बार जब यह निर्माण के बाद एक स्थिर स्थिति प्राप्त कर लेता है तो एक ब्लैक होल में केवल 3 स्वतंत्र भौतिक गुण होते हैं: द्रव्यमान, विद्युत आवेश और कोणीय गति। ब्लैक होल अन्यथा सुविधाहीन होता है। यदि अनुमान सत्य है तो कोई भी दो ब्लैक होल जो इन गुणों या मापदंडों के लिए समान मान साझा करते हैं एक दूसरे से अपरभेद हैं। आधुनिक भौतिकी के नियमों के तहत वास्तविक ब्लैक होल के लिए अनुमान किस हद तक सत्य है वर्तमान में एक अनसुलझी समस्या है। ये गुण विशेष हैं क्योंकि ये ब्लैक होल के बाहर से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक आवेशित ब्लैक होल किसी अन्य आवेशित वस्तु की तरह ही अन्य समान आवेशों के पीछे हटता है। इसी तरह ब्लैक होल वाले गोले के अंदर कुल द्रव्यमान गॉस के नियम, जिसको हम लोग एडीएम द्रव्यमान के माध्यम से बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण एनालॉग का उपयोग करके ब्लैक होल से बहुत दूर पाया जा सकता है। इसी तरह कोणीय गति को गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फ्रेम ड्रैगिंग का उपयोग किया जाता है और करके इसे मापा जाता है। उदाहरण के लिए लेंस थेयरिंग प्रभाव के माध्यम से जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो वस्तु के आकार या उस पर आवेश के वितरण के में कोई भी जानकारी ब्लैक होल के क्षितिज के साथ समान रूप से वितरित होती है और बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए खो जाती है। इस स्थिति में क्षितिज एवं व्यवहार का अपव्ययी प्रणाली है जो घर्षण और विद्युत प्रतिरोधों के साथ प्रवाहकीय खींचादार झिल्ली के समान है। झिल्ली प्रतिमान या विद्युत चुंबकत्व जैसे क्षेत्र सिद्धांतों से अलग हैं, जिनमें सूक्ष्म स्तर पर कोई घर्षण या प्रतिरोधकता नहीं होती क्योंकि वे समय के साथ बदलते रहते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये गुण विशेष है क्योंकि ये ब्लैक होल के बाहर से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक आवेशित ब्लैक होल किसी अन्य आवेशित वस्तु की तरह ही अन्य समान आवेशों को पीछे हटाता है। इसी तरह ब्लैक होल वाले गोल के अंदर कुल द्रव्यमान गॉस के नियम के गुरुत्वाकर्षण एनालॉग का उपयोग करके ब्लैक होल से बहुत दूर पाया जा सकता है। इस तरह कोणीय गति को गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फ्रेम ड्रॉगिंग का उपयोग करके दूर से मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए लेंस थेयरिंग के प्रभाव के माध्यम से जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो वस्तु के आकार या उस पर आवेश के वितरण के बारे में कोई जानकारी ब्लैक होल के क्षितिज के साथ समान रूप से वितरित होती है और बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए खो जाती है। इस स्थिति में क्षितिज एवं व्यवहार एक अपव्ययी प्रणाली है जो घर्षण और विद्युत प्रतिरोध के साथ एक प्रवाहकीय खींचादार झिल्ली के समान है। झिल्ली प्रतिमान या विद्युत चुंबकीय जैसे अन्य क्षेत्र सिद्धांतों से अलग है, जिनमें सूक्ष्म स्तर पर कोई घर्षण या प्रतिरोधकता नहीं होती क्योंकि वे समय प्रतिवर्ती होते। क्योंकि एक ब्लैक होल अंततः केवल 3 मापदंडों के साथ एक स्थिर स्थिति प्राप्त करता है, इसलिए प्रारंभिक स्थितियों के बारे में जानकारी खोने से बचने का कोई तरीका नहीं। एक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण और विद्युत क्षेत्र इस बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। अंदर किया गया खोई हुई जानकारी में हर वह मात्रा शामिल होती है जिसे ब्लैक होल क्षितिज से बहुत दूर नहीं मापा जा सकता, जिसमें कुल वेरिएंट संख्या और लेप्टॉन संख्या जैसे लगभग संरक्षित क्वांटम संख्या शामिल है। यह व्यवहार इतना हैरान करने वाला होता है कि इसे ब्लैक होल सूचना हानि विरोधाभास कहा गया। सरलतम स्थिर ब्लैक होल में द्रव्यमान तो होता है लेकिन न तो विद्युत आवेश होता है और न ही कोणीय गति। इन ब्लैक होल के अक्सर कॉल सर्चिल्ट के नाम से ब्लैक होल कहा जाता है, जिन्होंने 1916 में इस समाधान की खोज की थी। विरखॉफ के प्रमेय के अनुसार यह एकमात्र वैक्यूम समाधान है जो गोलाकार रूप से सममित है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और उसी द्रव्यमान के किसी अन्य गोलाकार वस्तु के बीच की दूरी पर कोई अवलोकनीय अंतर नहीं है। ब्लैक होल के अपने आसपास की हर चीज़ को सोख लेने की लोकप्रिय धारणा इसलिए केवल ब्लैक होल के क्षितिज के पास ही सही है। दूर बाहरी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उसी द्रव्यमान के किसी अन्य पिंड के समान होते हैं। अधिक सामान्य ब्लैक होल का वर्णन करने वाले समाधान भी मौजूद है। गैर घूर्णन आवेशित ब्लैक होल का वर्णन रिश्नर नॉर्डस्ट्रॉम मीट्रिक द्वारा किया जाता है, जबकि केर मैट्रिक एक गैर आवेशित घूर्णन ब्लैक होल का वर्णन करता है। ज्ञात सबसे सामान्य स्थिर ब्लैक होल समाधान केर न्यूमैन मीट्रिक है जो आवेश और कोणीय गति दोनों वाले ब्लैक होल का वर्णन करता है। जबकि ब्लैक होल का द्रव्यमान कोई सकारात्मक मान ले सकता है, आवेश और कोणीय गति द्रव्यमान द्वारा सीमित होती है। कुल विद्युत आवेश Q और कुल कोणीय गति J से असमानता से संतुष्ट करने की अपेक्षा की जाती है।
द्रव्यमान m के एक ब्लैक होल के लिए इस असमानता को संतुष्ट करने वाले न्यूनतम संभव द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को चरम कहा जाता है। आइंस्टीन के समीकरणों के समाधान जो इस असमानता का उल्लंघन करते हैं मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई घटना क्षितिज नहीं है। और इन्हीं सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब द्रव्यमान m के एक ब्लैक होल के लिए इस असमानता को संतुष्ट करने वाले न्यूनतम संभव द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को चरम कहा गया। और आइंस्टीन के समीकरणों के समाधान जो इस असमानता का उल्लंघन करते हैं मौजूद है, लेकिन इनके पास कोई घटना क्षितिज नहीं है। गुरुत्वाकर्षण पतन के माध्यम से बनाई जाती है संख्यात्मक सिमुलेशन द्वारा समर्थित है। विद्युत चुंबकीय बल की अपेक्षाकृत बड़ी ताकत के कारण तारों के पतन से बनने वाले ब्लैक होल के तारे का लगभग तटस्थ आवेश बरकरार रहने की उम्मीद है। हालांकि ये घूर्णन कॉम्पैक्ट खगोलीय पिंडों की एक सार्वभौमिक विशेषता होती है की उम्मीद होती है। ब्लैक होल उम्मीदवार बाइनरी एक्सरे स्रोत GRS अधिकतम अनुमतम मान के करीब एक कोणीय गति प्रतीत होती है। वो अनावेशित सीमा भी होती है। एक आयामहीन स्पिन पैरामीटर की परिभाषा की अनुमति देना, जैसे कि ब्लैक होल को आमतौर पर उनके द्रव्यमान के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है जो कोणीय गति J से स्वतंत्र होता है। ब्लैक होल का आकार जैसा कि इवेंट क्षितिज की त्रिज्या एवं सौरचिल्ड त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ब्लैक होल की परिभाषा विशेषता एक इवेंट क्षितिज की उपस्थिति है स्पेस टाइम में एक सीमा जिसके माध्यम से पदार्थ और प्रकाश केवल ब्लैक होल के दरम्यान की ओर अंदर की ओर जा सकते हैं। कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी इवेंट क्षितिज को अंदर से बच नहीं सकता। इवेंट क्षितिज को इस तरह संदर्भित किया जाता है क्योंकि यदि कोई घटना सीमा के भीतर होती है तो उस घटना की जानकारी बाहरी पर्यवेक्षक तक नहीं पहुँच सकती, जिससे निर्धारित करना असंभव हो जाता है ऐसी घटना हुई थी या नहीं। जैसा कि सामान्य सापेक्षता द्वारा भविष्यवाणी की गई है, दरम्यान की उपस्थिति स्पेस टाइम को इस तरह से विकृत करती है कि कणों द्वारा किए गए पथ दरम्यान की ओर झुक जाता है। ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज पर यह विरूपण इतना मजबूत हो जाता है कि ब्लैक होल से दूर जाने वाले कोई रास्ते नहीं। एक दूर के पर्यवेक्षकों को ब्लैक होल के पास की घड़ियाँ ब्लैक होल की दूर की घड़ियों की तुलना में अधिक धीमी गति से चलती हुई दिखाई देती है। इस प्रभाव के कारण, जिसे गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव के रूप में जाना जाता है, एक ब्लैक होल से गिरने वाली वस्तु घटना क्षितिज के पास पहुंचने पर धीमी प्रतीत होती है। इसे पहुंचने में अंततः समय लगता है, साथ ही एक स्थिर बाहरी पर्यवेक्षकों के दृष्टिकोण से इस वस्तु पर सभी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है, जिससे वस्तु द्वारा उत्सर्जित कोई भी प्रकाश लाल और मंद दिखाई देता है। एक प्रभाव जिसे गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट के रूप में जाना जाता है, अंततः गिरती हुई वस्तु जब तक फीकी पड़ जाती है तब तक वो दिखाई न दे। आमतौर पर यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, जिससे 1 सेकंड में भी कम समय में वस्तु दृश्य से गायब हो जाती है। दूसरी ओर ब्लैक होल में गिरने वाली अविनाशी पर्यवेक्षकों को इवेंट क्षितिज को पार करने समय इनमें से किसी भी प्रभाव का पता नहीं चलता। अपनी खुद की घड़ियों के अनुसार जो इन सामान्य रूप से टिकती हुई प्रतीत होती है, वह किसी भी विलक्षण व्यवहार को ध्यान में न रखे बिना एक निश्चित समय के साथ इवेंट क्षितिज को पार करते। शास्त्रीय समान सापेक्षता में आइंस्टीन के साथ देखा जाए तो ब्लैक होल के चारों ओर स्पेस टाइम का अंतिम अवलोकनीय क्षेत्र प्लाज्म क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के पदार्थ के लिए गोलाकार कक्षाओं का अनुसरण करना एवं ब्लैक होल में अंतिम अवरोहन को रोकना अब संभव नहीं है। इसके बजाय यह प्रकाश की गति के करीब ब्लैक होल की ओर तेजी से गिरेगा। तो ये थी क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक होल। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।